नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। आधुनिक दुनिया के इतिहास में जिस महाद्वीप ने पूरी दुनिया पर अपनी ताकत और प्रभाव की छाप छोड़ी है वो है यूरोप। यूरोप के देशों ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन जब उनकी पावर कम होने लगी और बाकी देशों का उभार होने लगा तो उन्होंने अपने इस ग्रुप की कमान अमेरिका को सौंप दी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने ही जर्मनी और जापान के गठबंधन को मात देने में अहम भूमिका अदा की थी। इसके बाद से ही यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गया और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे पावरफुल देश अमेरिका के पिछलग्गू बन गए। अब पिछले करीब 4 सालों से यूरोपीय देश और अमेरिका मिलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को जंग लड़ने में हर तरह की मदद कर रहे हैं। यूं कहें कि जंग लड़ने के लिए उकसाने में बड़ा रोल इन्हीं का रहा है। लेकिन अब लगता है कि ट्रंप का मोह यूरोप से भंग हो गया है। ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए इतनी जल्दी में है कि वो यूक्रेन को अपनी जमीन सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं और यूरोपीय देश चाहकर भी ट्रंप को मना नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन में रूस के साथ चले आ रहे इस खूनी संघर्ष ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया है। बीती रात ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से बात की। एक लंबी फोन कॉल हुई जिसमें शब्दों की तीखे बाण भी चलाए गए। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत में काफी कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा गया, इस्तेमाल किया गया और यूरोपीय लीडर्स इसे यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बता रहे हैं। 10 दिसंबर 2025 को जब ट्रंप ने यूक्रेन को शांति समझौते के लिए इस पर दबाव डाला, तब यूरोप के देश अपनी पुरानी नीति पर अड़ गए। ट्रंप को यूरोप को बचाने में उतनी रुचि बची ही नहीं है। क्या रूस अब अमेरिका का उतना बड़ा दुश्मन नहीं रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, बिना अमेरिकी मदद के क्या यूक्रेन बच पाएगा? ट्रंप की यूक्रेन नीति अब पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि क्रिसमस तक युद्ध खत्म हो जाए और इसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ट्रंप की ओर से दबाव उन पर डाला जा रहा है और उनको वास्तविकता की बात कही जा रही है कि आप रियलिस्टिक होकर सिचुएशन को समझिए। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन हार रहा है और उससे अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा खो दिया है और अब समझौता ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर सवाल भी उठाया कि वो चुनाव क्यों डाल रहे हैं जबकि युद्ध के बावजूद वोटिंग संभव है। ट्रंप के मुताबिक 82% यूक्रेन के लोग शांति चाहते हैं और ज़ेलेंस्की को अब सच में खेल में उतरना होगा, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेता इससे सहमत नहीं है। मैक्रो का कहना है कि कोई भी फैसला यूक्रेन खुद लेगा, न कि अमेरिका उस पर थोपेगा। स्टारमर का कहना है कि शांति न्यायपूर्ण और स्थायी होनी चाहिए जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता का पूरा सम्मान हो। ट्रंप ने यूरोपीय लीडर्स को कमजोर कहा और कहा कि वे खुद को नष्ट कर रहे हैं, खासतौर से प्रवासियों की वजह से। ये सुनकर आयरलैंड के पीएम मिशेल मार्टिन ने जवाब दिया है कि यूरोप आर्थिक रूप से मजबूत है और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन का व्यापार ही इसका प्रमाण है। इन डिफरेंसेस से बातचीत और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। ट्रंप का कहना है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं वो, जबकि यूरोपीय लीडर्स वीकेंड पर बैठक की मांग कर रहे हैं। ट्रंप को यूरोप को बचाने में अब दिलचस्पी बची नहीं। क्यों नहीं बची है? इसका जवाब उनकी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ है जो हाल ही में उन्होंने जारी की है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को पहले खुद को मजबूत करना चाहिए, न कि यूरोप का बोझ उठाना चाहिए। वो कहते हैं कि नेटो के सदस्य पर्याप्त खर्च नहीं करते और यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों के लिए यूरोप को पैसे चुकाने होंगे। 2025 में अमेरिका ने यूक्रेन को जो मिलिट्री इमदाद दी थी उसमें कमी की और कुल सहायता घटकर 32.5 अरब यूरो की रह गई, जबकि पहले ये 41.6 अरब यूरो की मदद थी। यानी ट्रंप मदद घटा रहे हैं यूक्रेन की। ट्रंप की नज़र अब व्यापार और एनर्जी पर है। वो रूस के साथ ऊर्जा की डील करना चाहते हैं ताकि यूरोप को रशियन गैस फिर से मिल सके और अमेरिका रशिया से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको और आर्कटिक में जो तेल का इन्वेस्टमेंट है वहाँ रशिया अमेरिका इन्वॉल्व हो सके। यूरोप को लगता है कि अमेरिका अब पुराने सहयोगियों के बजाय रूस के ज़्यादा करीब जा रहा है। धार्मिक गुरु पोप लियो ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप की ये बात है अमेरिका यूरोप के गठबंधन को तोड़ने की कोशिश है। वहीं डेनमार्क की एक रिपोर्ट में तो अमेरिका को ही यूरोप के लिए सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है क्योंकि उसकी नीतियां अनिश्चित है। ट्रंप का फोकस अब कोर 5 पर है, रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत और जापान है जो G7 को चुनौती देते हैं। इससे यूरोपीय देशों में डर है कि अब नेटो का विस्तार रुकेगा और क्या अब यूरोप की रक्षा अमेरिका नहीं करेगा? क्या अब यूरोप अमेरिका का गठबंधन टूट जाएगा? इशारा तो ऐसा ही मिल रहा है।
ट्रंप की रणनीति में नेटो के विस्तार को रोकने की बात है जो रूस को पसंद आ रही है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने ट्रंप की तारीफ की और कहा है कि वो युद्ध की जड़ों को समझते हैं, जैसा 2014 के बाद यूक्रेन में तख्ता पलट के बाद ये हुआ था। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि रूस अपर हैंड इस युद्ध में इस वक्त रूस का है और यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। इससे यूरोप में टेंशन बढ़ गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी कहते हैं कि ये यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर गठबंधन टूटा तो यूरोप को खुद ही अपनी फौज मजबूत करनी पड़ेगी, जो पहले से ही मुश्किल में है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में मिलिट्री कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। अमेरिकी फौजी यूरोप में कई देशों में तैनात हैं। नेटो गठबंधन के तहत ये डील हुई थी। यूरोपीय देशों ने अपना डिफेंस का बजट कम किया, डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च किया। यूरोप में मिलिट्री कल्चर खत्म हुआ। यूरोप की देशों की फौजियों की संख्या काफ़ी कम है। वो पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब जब अमेरिका उनका साथ छोड़ रहा है तो यूरोप के देशों को डर लग रहा है कि कहीं रशिया आकर उन पर अपना प्रभाव न जमा ले। बड़ा मुश्किल स्थिति इस वक्त यूरोप की है। सवाल ये उठता है कि क्या रशिया अब अमेरिका का उतना दुश्मन नहीं रहा जितना पहले था? इसका कारण ट्रंप की एक प्रैक्टिकल पॉलिसी है। वो मानते हैं कि युद्ध लंबा चलाने से अमेरिका को फायदा नहीं है, बल्कि रूस के साथ व्यापार करने से एनर्जी और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनकी सप्लाई सुनिश्चित हो सकती है। यूरोपीय देश अब क्या करेंगे? वो अकेले रहेंगे, झुकेंगे? फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक गठबंधन की बैठक बुलाई है जो 11 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यहाँ पर ज़्यादातर जो इलाकाई लाभ है, युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण है और आर्थिक विकास पर चर्चा हो सकती है। मैक्रो का कहना है कि 26 सहयोगी देश युद्ध के बाद यूक्रेन में फौज भेजने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी ने मदद बढ़ाई है। जर्मनी ने अपनी जो मंथली हेल्प है उसको तिगुना कर दिया है। फ्रांस और ब्रिटेन ने दोगुना किया है। हालांकि स्पेन ने 2025 में कोई नई मदद नहीं दी और इटली ने 15% कटौती की है। यूरोपीय संघ ने 157 अरब डॉलर का जो रशियन एसेट्स थे जिनको फ्रीज किया गया था उसको यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, जो यूक्रेन में मरम्मत या डिफेंस डेप्ट जो है उसको कम करने का काम करेगी। ईसीबी के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है यूरोप अब अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की मदद जारी रखने की योजना बना रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। जर्मनी का जो यूथ है उसका डाटाबेस बनाया जा रहा है ताकि भर्ती आसान हो सके फौज में। लेकिन इससे आंतरिक बहस हो रही है कि क्या जर्मनी में कॉन्स्क्रिप्शन यानी फौज में अनिवार्य भर्ती का नियम बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। एक वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जर्मनी की फौज ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, पश्चिमी यूरोप पर, और पूरी दुनिया उसके आतंक से त्राही त्राही करने लगी थी। लेकिन वही जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका पर निर्भर हुआ तो अब वहाँ मिलिट्री कल्चर एक तरह से बहुत डाउन हो चुका है। बिना अमेरिका के यूरोप के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुसीबतें भी बहुत बड़ी हैं। समस्या पैसे और हथियारों की कमी की है। 2025 में सहायता घटने से यूक्रेन की फौज को गोला बारूद की तंगी हो गई। ट्रंप ने कहा कि नई मदद तभी मिलेगी जब यूरोप पैसे दे। जेलेंस्की को ट्रंप के दूतों से जेलेंस्की की 2 घंटे बातचीत हुई, उसमें कॉल पर बात हुई, उसमें दबाव डाला गया और उनसे कहा गया कि समझौता हफ्तों में हो जाना चाहिए। जेलेंस्की ने 20 पॉइंट की योजना तैयार की है जिसमें 2027 तक उन्हें यूरोपियन यूनियन की सदस्यता दी जाए, अमेरिकी आर्टिकल 5 जैसी गारंटी दी जाए कि अगर दोबारा अमेरिका पर हमला, यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ तो अमेरिका बचाने आएगा। पूर्वी यूक्रेन में DMZ जैसे कोरिया की भूमि के लेकर जो बात है वो हो, नॉन मिलिटराइज्ड भूमि बनाई जाए, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। बिना अमेरिका के रशियन ड्रोन्स के हमलों का सामना यूक्रेन को करना पड़ रहा है। 10 दिसंबर को रूस ने 287 ड्रोन्स भेजे जिनमें से 40 ड्रोन निशाने पर भी लगे। यूक्रेन ने रशियन टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यूक्रेन की रक्षा कमजोर हो रही है। जेलेंस्की ने संसद को बताया है कि चुनाव 60 से 90 दिन में वो करा सकते हैं। शर्त यह है कि उनको सुरक्षा की गारंटी मिले, उनको मतलब यूक्रेन को। जेलेंस्की और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप बढ़े हैं। $100 मिलियन के घोटाले की बात सामने आई है। जेलेंस्की यूरोप का दौरा कर रहे हैं ताकि अमेरिकी दबाव से बच सके और यूरोपियन देशों को अपने साथ रख सके। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध में बिना अमेरिका के जेलेंस्की बच पाएंगे या उनका देश बच पाएगा? इस बात की संभावना बेहद कम है, लेकिन सब नामुमकिन भी नहीं है। अगर शांति योजना बनी तो लाखों जानें बचेंगी, लेकिन जमीन का नुकसान यूक्रेन को झेलना होगा।
रूस पहले ही करीब 20% यूक्रेन की जमीन पर काबिज है। जेलेंस्की को अब बेहद कठिन परिस्थिति में उनको अपने ऑप्शंस का चुनाव करना है, समझौता करना है या जंग जारी रखनी है। यूरोप अपनी मदद बढ़ा रहा है, लेकिन बिना अमेरिका के संतुलन बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें अब इस वीकेंड की मीटिंग पर है, जहां पर ट्रंप अगर सहमत हुए तो नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर मतभेद बढ़े तो युद्ध लंबा खिंचेगा और यूरोप अकेला पड़ जाएगा। फिलहाल जेलेंस्की की लड़ाई जारी है और उम्मीद की किरण यूरोपीय एकजुटता में है, लेकिन क्या यह संघर्ष का अंत है या एक नई शुरुआत है, ये वक्त बताएगा। बहुत कुछ यूरोपीय देशों, खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की मजबूती पर निर्भर करेगा। क्या वो मजबूती के साथ अमेरिका की बात का विरोध करके यूक्रेन के साथ खड़े रहते हैं या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में चाहिए, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।